Hello everyone, welcome to all the IGNO students for online classes of graduation or undergraduate programs. We will proceed with a new course that is BSOC 134, BSOC 112 and BSOC 114 यानी कि जो कोर्स टाइटल है दैट इज ए सोशोलॉजिकल रिसर्च एंड मेथड्स ऑफ सोशोलॉजिकल इंक्वायरी। आज जो कोर्सेस लेने जा रहे हैं इस कोर्सेस को जो बीएजी प्रोग्राम है या बीएम प्रोग्राम है जहाँ जो बीएएफएसओ के स्टूडेंट्स हैं ये कोर्सेस उन स्टूडेंट्स के लिए है और इनमें हम टॉपिक जो कवर करेंगे जितने भी जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कवर करेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर होगा वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारा डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिसर्च। तो यानी कि जो हमारा टॉपिक है जो हमारा कोर्स है वो रिसर्च सोशल रिसर्च के ऊपर ही है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिसर्च एंड एक्सप्लेन इट। तो सोशल रिसर्च किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली जो है हर बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो सोशल रिसर्च किसे कहते हैं, refers to the systematic scientific study of society, social institutions, social relationship and ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि सोशल रिसर्च में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी की स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे फैमिलीज़ हैं, मैरिज है, इसके अलावा जो रिलीजन है, कास्ट है, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो सोशल रिलेशनशिप जो सारी चीज़ों में आपस में जो रिलेशनशिप है या ह्यूमन बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को हम जो है एक साइंटिफिक तरीके से जो पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड सोशल रिसर्च। अब इसमें इसका जो मेन एम है वो क्या है, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, कि नए फैक्ट्स को बाहर लाना, वेरीफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो हमारी पहली नॉलेज थी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसको वेरीफाई करना और अंडरस्टैंड सोशल प्रोसेस इन ऑर्डर टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव द ह्यूमन वेलफेयर। हम किस तरह से सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से ह्यूमन वेलफेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू सोशल प्रोसेस। तो ये सारा काम जो है सोशल रिसर्च का रहता है। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या मेन फीचर्स क्या हैं सोशल रिसर्च के, तो सबसे पहला आता है साइंटिफिक अप्रोच। जो सोशल रिसर्च होती है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द अजम्पशन, ये परिकल्पनाओं के आधार पे नहीं होती, ना ही पर्सनल ओपिनियंस के आधार पे जो है हमारी सोशल रिसर्च होती है, बल्कि बट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। यानी कि पूरा का पूरा जो सोशल रिसर्च है ये साइंटिफिक बेस होती है। हम इसमें ऑब्जर्वेशंस करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, फील्ड इंक्वायरीज करते हैं, तो उसके बाद जो है इसकी साइंटिफिक अप्रोच को कंसीडर करते हैं। दूसरा आता है स्टडी ऑफ सोसाइटी। इसमें मेन फोकस क्या है, जो सोशल ग्रुप्स हैं तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो इसके कल्चर हैं, इंटरेक्शंस, इसके अलावा रिलीजन के बारे में, फैमिली के बारे में, एजुकेशन के बारे में, कल्चर है, सोशल चेंज है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सोशल ग्रुप्स के दायरे में आती है। तो सारा फोकस जो है सोशल रिसर्च का इन्हीं के ऊपर होता है। दूसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सोशल रिसर्च क्या करती है, हेल्प्स इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू सोशल इश्यूज। जो भी समाज के जो सोसाइटी के जो इश्यूज हैं जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है या जेंडर इश्यूज हैं, इनइक्वालिटीज़ है, क्राइम है, इलिटरेसी है, ये सारे जो हमारे सोशल इश्यूज हैं इनको डिस्कस करना या इनको सोल्यूशन इनको सॉल्व करना, ये सोशल रिसर्च का मेन काम है। इसके अलावा डाटा बेस्ड जितने भी मेथड्स इसमें यूज़ होते हैं सोशल रिसर्च में, तो उसमें सर्वे बेस्ड या इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन या हम केस स्टडीज़ करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं टू गैदर द एविडेंसेस। तो जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए सोशल रिसर्च के लिए हमें डाटा चाहिए होता है या डाटा बेस्ड जो भी रिसर्च होती है तो वो सोशल रिसर्च के अंदर ही आती है। इसके अलावा आता है इम्प्रूव्स पॉलिसी मेकिंग। कहते हैं फाइंडिंग ऑफ सोशल रिसर्च से जो फाइंडिंग निकलती हैं, जो मेन किस लिए ये सोशल रिसर्च की जाती है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनजीओज हैं या जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं टू मेक द बेटर पॉलिसीज डिसीजन, तो समाज के लिए सोसाइटी के लिए किस तरह से बेटर पॉलिसीज या डिसीजन लेते हैं, तो वो सारा का सारा काम जो है सोशल रिसर्च का रहता है। इसके अलावा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल रिसर्च क्यों की जाती है,
तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिस्क्राइब सोशल फिनोमिना, कि जो सोशल फिनोमिना जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या-क्या एट्रीब्यूट्स रहते हैं, तो उसको डिस्कस करना जो है सोशल रिसर्च का काम है। इसके अलावा टू एक्सप्लोर द न्यू सोशल इश्यूज़, जो भी समाज में नए इश्यूज़ हैं, जैसे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द यूथ, कि जैसे सोशल मीडिया का यूथ पे क्या इम्पैक्ट है, तो ये एक नया इश्यू है। तो जो नए सोशल इश्यूज़ हैं, उसको एक्सप्लोर करना सोशल रिसर्च का काम है। इसके अलावा टू एक्सप्लेन द कॉज़ इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, कि कोई भी चीज़ अगर समाज में है तो उसका कारण क्या है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इस चीज़ को भी स्टडी करना सोशल रिसर्च का काम है, जैसे लिंक बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम, क्योंकि क्राइम क्यों बढ़ रहा है, उसका रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इनका क्या आपस में लिंक है, तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल रिसर्च एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी का फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा, जैसे अर्बनाइजेशन पैटर्न किस तरह से बढ़ रहा है, कल्चर किस तरह से, कल्चर पैटर्न कैसे चेंज हो रहे हैं, तो इसको प्रिडिक्ट करना भी सोशल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा टू कंट्रोल और गाइड सोशल प्रॉब्लम्स, जितनी भी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है और उनको गाइड करना जो है, वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च करना, ये सारा काम सोशल रिसर्च का है। इसके अलावा आता है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सोशल रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है जो सोशल लाइफ के बारे में स्टडी करती है, विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी बेटर, सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, कि सोसाइटी बेटर हो सके, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। इसके अलावा क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, तो ये क्या करते हैं कि जो मेन फाउंडेशन तैयार करते हैं किसके लिए, जो भी हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज या रिफॉर्म्स करने हो तो उसके लिए ये एक क्रिएट करते हैं फाउंडेशन। तो सोशल रिसर्च का ये सारा काम होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्योरी एंड रिसर्च इन द सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में थ्योरी और रिसर्च का आपस में क्या रिलेशनशिप है, थ्योरी क्या होती है और रिसर्च क्या होती है, इसमें क्या आपस में रिलेशन है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो इन सोशियोलॉजी थ्योरी एंड रिसर्च आर डीपली इंटरकनेक्टेड, तो कहने का मतलब सोशियोलॉजी में थ्योरी और रिसर्च जो है इंटरकनेक्टेड है, कि नाइदर कैन प्रोग्रेस मीनिंगफुली विदाउट अदर, तो दोनों के बिना, रिसर्च और थ्योरीज के बिना जो है किसी भी तरह की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। यानी कि इनका जो रिलेशनशिप है वो रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनका आपसी जो रिलेशन है वो पारस्परिक है, यानी कि म्यूचुअल है और साइक्लिकल है। तो थ्योरी गाइड रिसर्च, थ्योरी जो है रिसर्च को गाइड करती है और रिसर्च जो है थ्योरीज को रिफाइन करता है या उसको सपोर्ट करता है। तो इस तरह से दोनों का एक हेल्दी जो है रिलेशनशिप है। जैसे थ्योरी क्या करती है एज ए गाइड फॉर रिसर्च, किस तरह से ये एक गाइड है रिसर्च के लिए, तो सबसे पहले थ्योरी क्या है, इज ए सेट ऑफ इंटरलेटेड कंसेप्ट। जब बहुत सारे कंसेप्ट को हम इंटरलेट करते हैं या उसकी जो प्रपोजिशंस करते हैं, यानी कि उनके जो प्रस्ताव हैं, उनको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो एक सोशल फिनोमिना निकलता है और उस सोशल फिनोमिना को हम थ्योरी कहते हैं। अब थ्योरी के क्या फंक्शन है, थ्योरी प्रोवाइड द फ्रेमवर्क दैट हेल्प सोशियोलॉजिस्ट टू डिसाइड व्हाट टू स्टडी। तो ये क्या करता है कि थ्योरीज जो है हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करती है सोशियोलॉजिस्ट के लिए, कि व्हाट टू स्टडी, कि हमें क्या चीज़ स्टडी करनी चाहिए और किस तरह से स्टडी करनी चाहिए और क्या क्वेश्चंस जो हैं हमें पूछने चाहिए। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये थ्योरीज के रहते हैं, यानी कि हमें एक प्लेटफ़ॉर्म देना कि क्या चीज़ हमें स्टडी, किस तरह से हमें स्टडी करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, तो जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी है यानी कि जो कार्यानुरूप थ्योरी है वो कहती है कि मे लीड रिसर्चर टू स्टडी हाउ इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली एंड एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सोशल स्टेबिलिटी। तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी कहती है कि जैसे किस तरह से जो है इंस्टीट्यूशन जो हैं जैसे फैमिलीज़ हैं या एजुकेशन है वो समाज में स्टेबिलिटी लाते हैं और उसमें वो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो कहने का मतलब थ्योरी ये चीज़ प्रोवाइड करती है हमें, कि थ्योरी हमें बताती है कि हमें क्या चीज़ स्टडी करनी चाहिए। जबकि रिसर्च का क्या काम है, तो रिसर्च को क्या कहते हैं, रिसर्च को डिफाइन करते हैं कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी। किसी भी तथ्य को समझने के लिए जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं सिस्टमैटिक ढंग से और उसको एनालाइज करते हैं, तो उसी को हम रिसर्च कहते हैं। किसी डाटा को एनालाइज करना, उसको कलेक्ट करना और उसको प्रॉपरली सोशल रियलिटी पे अंडरस्टैंड करना इज कॉल्ड रिसर्च। अब रिसर्च का मेन फंक्शन क्या होता है, इवैल्यूएट वेदर द थ्योरेटिकल assumptions होल्ड ट्रू इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, कि जो थ्योरीज की assumptions हैं, assumptions का मतलब जो मान्यताएं हैं थ्योरीज की,
क्या एक्चुअल सिचुएशन में वो इवैल्यूएट हैं, ठीक हैं या नहीं है। तो ये काम किसका है? ये काम है रिसर्च का देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिसर्चर माइट टेस्ट द मार्क्सिस्ट क्लेम। जैसे एक रिसर्चर का काम है कि जो मार्क्सिस्ट ने जो थ्योरी लिखी थी अबाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट को लेके, बाय एनालाइजिंग वेज डिस्पैरिटी और लेबर स्ट्राइक्स, कि वेज डिस्पैरिटीज़ होती हैं, लेबर स्ट्राइक्स होती हैं, उसके पीछे रीज़न्स बताए थे मार्क्सिस्ट ने। तो रिसर्च का काम है कि वाक़ई वो चीज़ एग्ज़ैक्ट थी या नहीं थी। तो रिसर्च का काम है कि उसके ऊपर इंक्वायर करना। तो रिसर्च और जो थ्योरी है ये आपस में कोरिलेट हैं, इंटरलेटेड हैं। अब डायलेक्ट रिलेशनशिप क्या है रिसर्च का और थ्योरीज का? डायलेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है जब दो विरोधी या दो अलग-अलग कंट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट जो हैं जब वो आपस में तर्क-वितर्क करते हैं, जहाँ डिस्कशन करते हैं और उससे एक रियलिटी जो आती है, उसको डायलेक्टिकल रिलेशनशिप कहते हैं। तो थ्योरी और रिसर्च, थ्योरी किस तरह से प्रमोट करती है रिसर्च को? कि थ्योरी सजेस्ट करती है हाइपोथेसिस और डायरेक्ट द रिसर्च फोकस। कि थ्योरी क्या करती है कि हाइपोथेसिस बनाती हैं और डायरेक्ट द रिसर्च फोकस, और जिस पे रिसर्च जो है वो फोकस होती है। इसी तरह से रिसर्च किस तरह से हेल्प करती है? कि रिसर्च फाइंडिंग्स करती हैं, आइदर सपोर्ट, रिफाइन और रिफ्यूट एग्जिस्टिंग थ्योरीज। कि जो थ्योरीज बनी है क्या वो सही है? उसको सही है तो उसको सपोर्ट करेगी, अगर उसमें कोई गलती है तो उसको रिफाइन करेगी, अगर वो गलत है तो उसको रिफ्यूट कर देगी। रिफ्यूट का मतलब उसका खंडन कर देगी। तो थ्योरीज जो है वो रिसर्च के ऊपर जो है सारी बेस्ड होती है। दूसरा आता है साइकिल, जो दिस क्रिएट द ऑनगोइंग लूप ऑफ द थ्योरी बिल्डिंग एंड एम्पिरिकल टेस्टिंग। अगर रिसर्च जो है और थ्योरीज में एक पॉजिटिव रिलेशन रहता है तो उससे जो क्या होगा कि जो ऑनलाइन जो थ्योरी बिल्डिंग है या एम्पिरिकल टेस्टिंग है वो आगे कंटिन्यू चलती हैं। तो इसी तरह से अब डिफरेंस बताना है कि डिफरेंट अप्रोचेस कौन सी हैं जो थ्योरी और रिसर्च के रिलेशनशिप को शो करती हैं। तो डिफरेंट दो अप्रोचेस हैं जो रिसर्च और थ्योरीज का रिलेशनशिप बताती हैं। तो पहले जो अप्रोच है दैट इज ए डिडक्टिव अप्रोच, यानी कि टॉप डाउन। टॉप डाउन का मतलब स्टार्ट विद थ्योरी एंड ड्राइव हाइपोथेसिस एंड टेस्ट देम थ्रू डाटा। तो सबसे पहले एक थ्योरी बनती है, थ्योरी में एक हाइपोथेसिस होते हैं, हाइपोथेसिस का मतलब होता है उसमें एक परिकल्पना की जाती है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है थ्रू डाटा, फिर वो उसको हम डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं इसका। फॉर एग्जांपल जैसे डर्किम की जो थ्योरी थी, डर्किम की थ्योरी थी ऑन सोशल इंटीग्रेशन पे। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब समाज अगर इकट्ठा है तो वन कुड टेस्ट द हाइपोथेसिस। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि समाज अगर इकट्ठा है तो लो इंटीग्रेशन लीड्स टू हाई सुसाइड रेट्स। अगर समाज में इंटीग्रेशन लो है, कम है, तो जो सुसाइड के रेट्स हैं वो बढ़ जाएँगे। कहने का मतलब अगर समाज में एक-दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, अगर समाज इंटीग्रेट नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, हेल्दी रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे सुसाइड्स के रेट्स जो हैं आत्महत्या के रेट जो हैं वो बढ़ जाएँगे। ये एक उन्होंने हाइपोथेसिस किया था। अब इसी को टेस्ट के ऊपर जो बेस करना है टेस्ट करके या डाटा कलेक्शन करके, तो उसको जो अगर रिज़ल्ट निकालते हैं तो दैट इज़ अ डिडक्टिव अप्रोच। यानी कि एक जनरलाइज़ व्यू को हम एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट पे लाते हैं, दैट इज़ अ डिडक्टिव अप्रोच। तो ये थ्योरी और रिसर्च का रिलेशनशिप है। इसी तरह से दूसरी है इंडक्टिव अप्रोच, यानी कि बॉटम से अप की तरफ चलना। जैसे स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, हम डायरेक्ट एक फील्ड में जाके हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और फ्रॉम दीज पैटर्न बिल्ड थ्योरी, और उन्हीं से डाटा कलेक्ट करके हम थ्योरी की फॉर्मेशन करते हैं। तो यानी कि रिसर्च करते हैं और उसके बाद थ्योरी बनती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्राउंडेड थ्योरी थी एक, रिसर्च दैट स्टडीज सोशल इंटरेक्शन इन ऑनलाइन कम्युनिटीज टू डेवलप न्यू थ्योरेटिकल इंसाइट। उन्होंने बताया कि जो सोशल इंटरेक्शन है आजकल, जो ऑनलाइन कम्युनिटीज का जो इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन है, वो एक नई थ्योरेटिकल इंसाइट्स बना रही है, यानी कि वो एक नई थ्योरीज की फॉर्मेशन कर रही है। दिस इज ए इंडक्टिव अप्रोच, यानी कि उन्होंने फील्ड सर्वे करना है, डाटा कलेक्ट करना है, फिर एक जनरलाइज व्यू तैयार करना है। तो ये दो अप्रोचेज हैं जो हमारी थ्योरी और रिसर्च के रिलेशनशिप को बताती हैं। अब बताना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप। अब इनका थ्योरी और रिसर्च का इम्पोर्टेंस क्या है इनके रिलेशनशिप की? क्या फ़ायदा है इसका? पहला है कि प्रिवेंट सोशियोलॉजी फ्रॉम बिकमिंग प्योरली स्पेकुलेटिव। इसमें क्या होता है, सोशियोलॉजी को
पूरा स्पेकुलेटिव से बाहर निकालती है। स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की परिकल्पना करते हैं, यानी कि इसको ये स्पेकुलेशन से बाहर निकालती है। अब स्पेकुलेशन से बाहर निकालने से क्या होगा? थ्योरी विदाउट एविडेंस, क्योंकि अगर एविडेंस नहीं होंगे, तो वो थ्योरी सही नहीं होगी। तो इसलिए रिसर्च और थ्योरी का मेन काम यही है कि इसमें जो स्पेकुलेशन है, जो परिकल्पनाएँ हैं, वो प्रिवेंट हो जाती हैं, वो बाहर हो जाती हैं। दूसरा, इट प्रिवेंट फ्रॉम बिकमिंग प्योरली डिस्क्रिप्टिव। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जो है उसको हम डिस्क्रिप्टिव मैनर में बता देते हैं, बिना कोई फाइंडिंग निकाले। तो इसमें क्या होगा कि अगर रिसर्च बेस्ड थ्योरी होगी तो उसमें डाटा जो है विदाउट एक्सप्लेनेटरी फ्रेम, तो हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे फिर ही उसको डिस्क्राइब करेंगे, ना कि उसको प्योरली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रखेंगे। दूसरा, इट इंश्योर दैट सोशियोलॉजी रिमेन ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। आज ये इंश्योर हो गया कि रिसर्च की वजह से सोशियोलॉजी जो है एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गया, साइंटिफिक सब्जेक्ट बन गया, इन कंबाइनिंग एम्पिरिकल रिगर विद कंसेप्चुअल डेप्थ। और उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल डेप्थ आ गई, यानी कि हम डायरेक्ट एम्पिरिकल स्टडी कर रहे हैं। एम्पिरिकल का मतलब डाटा बेस्ड स्टडी करते हैं, फील्ड सर्वे करते हैं, जिसके आधार पे ही कंसेप्चुअल डेप्थ बनती है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो थ्योरी और रिसर्च है सोशियोलॉजी के अंदर आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, क्योंकि थ्योरी प्रोवाइड करती है वाई एंड वाइल रिसर्च जो प्रोवाइड करती है व्हाट एंड हाउ, यानी कि थ्योरी बताती है कि ये क्यों हुआ और रिसर्च बताती है ये कैसे और क्यों, क्या क्या हुआ। तो टुगेदर दे इंश्योर द सोशियोलॉजिकल नॉलेज। तो दोनों को अगर हम इकट्ठा इनको इनके पॉजिटिव रिलेशन को देखें तो सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो है इससे एडवांस होती है सिस्टमैटिक मैनर में, और एक एविडेंस बेस्ड जो हमारी सोशल रिसर्च होती है। इसी तरह से दिस इज ऑल अबाउट सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट एंड चेंजेस ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड इन द सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के अंदर जो हिस्टोरिकल मेथड्स थे, तो उनकी किस तरह से डेवलपमेंट हुई, उनमें क्या चेंजेस आई, इस क्वेश्चन में हम वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि जो हिस्टोरिकल मेथड्स से सोशियोलॉजी में, उनमें रिसेंट ईयर्स में या डिफरेंट ईयर्स में क्या-क्या चेंजेस आई या क्या-क्या डेवलपमेंट हुई। तो सबसे पहला कि जो सोशियोलॉजी है सिंस इट्स बर्थ इन 19th सेंचुरी, सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये 19th सेंचुरी में इसका बर्थ हुआ एंड हैज़ यूज्ड हिस्टोरिकल मेथड। तो उस समय हिस्टोरिकल मेथड्स को लेके ही इसको सब्जेक्ट को स्टडी किया गया, इसकी ओरिजिन को, इसके इवोल्यूशन को, इसके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, किस तरह से सोसाइटीज़ का ओरिजिन हुआ, किस तरह से इवोल्यूशन हुई, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये सारी की सारी स्टडी जो है हिस्टोरिकल मेथड से हम करते हैं। द हिस्टोरिकल मेथड क्या करता है, फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। हिस्टोरिकल मेथड सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ता है कि फैमिली के बारे में, रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, तो वहाँ पे क्या प्रैक्टिसेस थी, किस तरह के रिचुअल्स थे, किस तरह के उनके कल्चर्स थे, तो वो सारी चीज़ें बताता है। और स्ट्रक्चर्स इन देयर टेम्पोरल, तो टाइम के अनुसार समाज का, सोसाइटी का किस तरह का स्ट्रक्चर था, तो ये सारी चीज़ें हम हिस्टोरिक मेथड्स में पढ़ते हैं। लेकिन ओवर टाइम क्या हुआ, इट यूजेस द अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस। लेकिन आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि इसमें काफ़ी चेंजेस आई एंड शेप बाय डिबेट्स, तो बहुत सारी डिबेट्स हुई, पॉजिटिविस्ट और इंटरैक्टिव अप्रोचेस इसमें आई, और उसके द्वारा जो है हिस्टोरिकल मेथड्स में धीरे-धीरे चेंजेस या डेवलपमेंट होना शुरू हुई। तो सबसे पहली डेवलपमेंट जो थी, जो अर्ली डेवलपमेंट हुई हिस्टोरिकल मेथड की, वो थी क्लासिकल फाउंडेशंस। तो क्लासिकल फाउंडेशंस में जो फिलोसोफर थे या जो सोशियोलॉजिस्ट थे, उनमें थे अगस्ते कॉम्टे 1798 से 1857 में। इन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में कहा साइंस ऑफ सोसाइटी। तो उन्होंने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया साइंस ऑफ सोसाइटी और मॉडल ऑन द नेचुरल साइंस, और उसी को मॉडल किया नेचुरल साइंस के साथ। और उन्होंने ही इम्फेसाइज, उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस क्या किया, लॉ ऑफ सोशल इवोल्यूशन, कि किस तरह से समाज की इवोल्यूशन है, उन्होंने उस पे जो है लॉज की फॉर्मेशन की, बट नॉट डिटेल हिस्टोरिकल रीस्ट्रक्चर। लेकिन उन्होंने हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शंस के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। फिर दूसरे इसके बाद आए कार्ल मार्क्स, हैवली रिलाइड ऑन द हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। तो उन्होंने हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म पे
ज़्यादा फोकस किया, यानी कि उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया कि इकोनॉमिक सोसाइटी के बारे में बताया। और एनालाइज हिस्ट्री एज ए सीरीज ऑफ क्लास स्ट्रगल, और उन्होंने बताया कि हिस्ट्री को स्टडी किया उन्होंने क्लास स्ट्रगल्स के रूप में, कि उन्होंने रूटेड इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा समाज का जिस तरह का जो आर्थिक ढांचा होगा उसी के आधार पे समाज के ग्रुप बनेंगे। और उन्होंने दो ग्रुप्स की बात की, एक लेबर क्लास और एक रिच क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास। तो दो क्लासेस की इन्होंने डिवीजन बताई कि समाज इन दो तरह से डिवाइड हुआ। तो दिस मेथड मेड हिस्ट्री सेंट्रल टू सोशियोलॉजी, उन्होंने इस मेथड को अपनी सोशियोलॉजी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। फिर आए मार्क्स वेबर। तो मार्क्स वेबर ने एडवोकेट किया कि कंपैरेटिव हिस्टोरिकल अप्रोच। उन्होंने क्या किया, इसको कंपैरेटिव अप्रोच लाया। उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया विद सोशल फिनोमेना, जैसे प्रोटेस्टेंट थे, एथिक्स या कैपिटलिज्म। इन्होंने सभी को इंक्लूड करके जो था एक कंपैरेटिव व्यू बनाया सोशियोलॉजी का। एंड ही एम्फेसाइज वर्स्ट हैंड इंटरप्टिव अंडरस्टैंडिंग रेदर देन यूनिवर्सल लॉ। तो इन्होंने क्या किया, ज़्यादा गहराई से समझा। वर्स्ट वर्स्ट हैपन का मतलब होता है किसी चीज़ को हम डीपली स्टडी करते हैं। तो इन्होंने यूनिवर्सल लॉ को कंसीडर नहीं किया। इन्होंने कहा जो पहले लॉ चल चल रहे थे उन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, बल्कि इन्होंने ज़्यादा फोकस क्या किया कि डीप थिंकिंग पे। इन्होंने गहराई से चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। फिर इन्होंने मार्क्स वेबर ने जो है एक कंपैरेटिव हिस्टोरिकल अप्रोच इंट्रोड्यूस की। जो इमेल डर्किम थे उन्होंने कहा, इमेल डर्किम ने, कि कंसीडर्ड हिस्ट्री इम्पोर्टेंट बट ही एम्फसाइज स्टडिंग सोशल फैक्ट्स। उन्होंने कहा हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है अगर हमने सोशोलॉजी को स्टडी करना है, लेकिन उसमें उन्होंने फोकस किया कि सोशल फैक्ट्स जो है साइंटिफिकली जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। समटाइम्स डाउन प्लेइंग प्योरली नैरेटिव हिस्टोरिकल अकाउंट। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो सोशियोलॉजी है नैरेटिव व्यू बन जाता है, हिस्टोरिकल अकाउंट्स ज़्यादा कंसिडर कर लेती है और सोशल फैक्ट्स जो है वो रह जाते हैं। लेकिन इमाइल डर्किम ने कहा कि हमें सोशल फैक्ट्स जो हैं साइंटिफिकली ढंग से जो है वो लाने चाहिए। तो इस तरह से एक नई डेवलपमेंट आई जिसको क्लासिकल फाउंडेशन कहते हैं। फिर इसके बाद 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में सोशियोलॉजी को लेके एक नया कंसेप्ट आया, एक नया ट्विंड जो है आई विद हिस्ट्री ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। इंटरट्विंड का मतलब होता है इन्होंने हिस्ट्री और नेक्स्ट जो कंपैरेटिव मेथड जो था वो अडॉप्ट किया। यानी कि जिस तरह से वेबर ने बताया या बाकी लोगों ने बताया, तो उस तरह से उन्होंने क्या किया, एनालाइज द डिफरेंट सोसाइटी अक्रॉस द टाइम टू आइडेंटिफाई कॉज सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी एंड रिलीजन। इन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को भी साथ में लिया और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी और रिलीजन, यानी कि जो जो समाज में चेंजेस आ रही थी उन चेंजेस को भी अपनी थ्योरी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। तो इस तरह से जो है नया व्यू पॉइंट बना 19th और 20th सेंचुरी में। और फिर आ गया मिड 20th सेंचुरी में एक नया शिफ्ट आया इसको लेके, और राइज ऑफ पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिफिकेशन। अब सोशियोलॉजी को लेके एक नया व्यू पॉइंट आया जो हिस्टोरिकल मेथड में, तो वो क्या था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड सोशियोलॉजी इन द यूएस बिकेम डोमिनेट बाय द पॉजिटिविस्ट। अब सोशियोलॉजी जो है इसका रोल जो है पॉजिटिविस्ट हो गया, यानी कि इसमें अब जो चीज़ें इंक्लूड की गई वो फैक्ट के आधार पे, यानी कि जो प्रत्यक्षवादी तौर पे की गई। यानी कि उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स को इंक्लूड किया, जैसे सर्वे है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, तो इन चीज़ों को अब ऐड ऑन किया गया। तो जो हिस्टोरिकल मेथड था वो लेस साइंटिफिक था, इसलिए बिकॉज दे आर रिलाइड ऑन द आर्चिवल रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो आर्चिवल रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड था। आर्चिवल रिकॉर्ड्स होते हैं जो अभिलेख हैं हमारे, तो उन अभिलेखों के या उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे सोशियोलॉजी को स्टडी किया जा रहा था। लेकिन अब जो है उनको लेस साइंटिफिक माना जा रहा था, इसलिए उसको चेंज करके अब क्वांटिफिकेशन टेक्निक्स को ऐड किया गया। दूसरा व्यू पॉइंट आ गया पार्सन, और उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी कि टैलकॉट पार्सन जो था उन्होंने स्ट्रेस दिया सिंक्रोनाइक प्रेजेंट ओरिएंटेड फंक्शनल एनालिसिस की, जो प्रेजेंट फंक्शंस हैं सोसाइटी के उनको कंसीडर किया एंड रिड्यूस अटेंशन टू हिस्ट्री, और हिस्ट्री को उन्होंने डिप्लीट कर दिया, हिस्ट्री को उससे निकाल दिया, रिड्यूस कर दिया। तो हिस्टोरिकल जो सोशियोलॉजी है लॉस्ट ग्राउंड इन द मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी ड्यूरिंग दिस फेज। तो इस फेज में यानी कि मिड 20th सेंचुरी तक आते आते जो हिस्टोरिकल मेथड्स था वो धीरे धीरे जो है वो
इस फेज़ में जाके लॉस्ट होने लगा। अब क्रिटिक्स कहते हैं कि लाइक जैसे डब्ल्यू राइट मिल्स कहते हैं कि जो अबंडिंग द हिस्ट्री मेड सोशियोलॉजी अब्स्ट्रैक्ट एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल सोशल प्रोसेस। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर हम हिस्ट्री को अबंडनिंग कर देंगे, अगर उसको निकाल देंगे, तो हम एक रियल सोशल प्रोसेस को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इसलिए हमें हिस्ट्री और जो नेक्स्ट जो लाइफ है, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, वो कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी है, उन दोनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा। अब थर्ड जो व्यू पॉइंट है हिस्टोरिकल मेथड को लेके, वो है रिवाइवल ऑफ द हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। अब जो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी थी उसका टोटली रिवाइवल हो गया, यानी कि 1960 से लेके 1980s में। तो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी मूवमेंट एक स्टार्ट हुई जिसमें सोशियोलॉजिस्ट जैसे बैरिंगटन मोरे थे। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। 1966 में ये एक आर्टिकल आया उनका, और उसमें थेडा स्कोपल जो है उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा स्टेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशन 1979 में, और चार्ल्स टेले ने भी कोरिशन कैपिटल एंड यूरोपियन स्टेट्स 1990 में। इन्होंने रिवाइव द हिस्ट्री विद सोशियोलॉजी, इन्होंने दोबारा से हिस्ट्री को रिवाइव किया विद सोशियोलॉजी, यानी कि इन्होंने भी हिस्ट्री को एड ऑन किया सोशियोलॉजी के अंदर। एंड दे स्टडीड स्टेट फॉर्मेशन, रेवोल्यूशंस, कैपिटलिज्म, वॉर, डेमोक्रेसी यूजिंग आर्चिवल रिसर्च। इन्होंने कहा अगर सोशियोलॉजी के अंदर स्टेट की फॉर्मेशन को बताना है, रिवोल्यूशंस को बताना है, कैपिटलिज्म को बताना है, वॉर को बताना है, या डेमोक्रेसी को बताना है, तो हमें आर्चिवल रिसर्च जो है वो उसमें ऐड करनी पड़ेगी। कहने का मतलब जो हमारे पुराने अभिलेख हैं उनको भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, कंपैरेटिव केस स्टडीज, और फिर एक कंपैरेटिव केस स्टडीज हमें करनी पड़ेगी, एंड इस तरह से हम प्रोसेस को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये एक नया व्यू पॉइंट आया जिसमें हिस्ट्री और जो न्यू रिसर्च है उनको ऐड किया। अब की फीचर्स क्या थे इसके? यूज ऑफ कंपैरेटिव हिस्टोरिकल मेथड, यानी कि अब कंपैरेटिव हिस्टोरिकल मेथड जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर अडॉप्ट हुआ, जिसमें कंपेयरिंग द डिफरेंट सोसाइटीज टू अंडरस्टैंड व्हाई सिमिलर कंडीशन प्रोड्यूस्ड डिफरेंट आउटकम्स। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट जो सोसाइटीज थी उनको आज के दौर में हमने उनको जो आउटकम्स थे उसके आधार पर उनको ऐड किया, एंड स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट विद द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, और उसको हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के साथ ऐड किया, एंड मैक्रो स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और मैक्रो लेवल पे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही हैं तो उनको भी उसमें ऐड किया। तो इसके बाद जो लास्ट व्यू पॉइंट आ गया वो आ गया कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट, यानी कि 1990s के बाद और आज तक जो सोशियोलॉजी में डेवलपमेंट हुई, जहाँ जो हिस्टोरिकल मेथड जो यूज किया उसमें जो नया डेवलपमेंट आया वो क्या था? अब आ गया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब जो सोशियोलॉजी है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि ब्लरिंग द बाउंड्रीज, अब उसने जो भी बाउंड्रीज थी सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी को लेके, वो सारी बाउंड्रीज जो थी वो हटा दी, एंड ग्रेटर यूज ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। और अब उन्होंने कल्चरल हिस्ट्री, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, ग्लोबल हिस्ट्री टू स्टडी द इश्यूज, उन्होंने सारी चीज़ों को ऐड किया। अब जो स्टडीज से इशू के जैसे एम्पायर है, कॉलोनियलिज्म है, ट्रांसनेशनल प्रोसेस है, ये सारी चीज़ों को अब कंसीडर किया और एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बनाई। अब इसमें जो मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन थी जिसमें यूज ऑफ डिजिटल आर्चीव, अब हमने क्या किया इसमें, जो डिजिटल जो रिकॉर्ड्स थे उसको यूज किया, कंप्यूटेशन टूल्स इन द हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, और उसी में कंप्यूटेशन टूल्स के द्वारा जो है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को अपडेट किया, और इंटीग्रेशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, स्टडिंग ट्रेड रूट्स, माइग्रेशन, डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज अक्रॉस द टाइम, और नई चीज़ें, नए नेटवर्क इसमें ऐड किए जिसमें ट्रेड ट्रेड रूट्स के बारे में, माइग्रेशंस के बारे में, डिफ्यूजन्स ऑफ आइडियाज़ के बारे में, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। इसके अलावा जो माइक्रो हिस्ट्री या एवरीडे लाइफ स्टडीज़ जो थी, फोकस नॉट ओनली स्टेट, सिर्फ वो स्टेट या रेवोल्यूशंस तक ही नहीं शामिल किया बल्कि आल्सो फैमिली, जेंडर, रेस और मेमोरी, ये सारी चीज़ों को हमने ऐड किया हिस्टोरिकल मेथड में। अब जो करंट ट्रेंड है सोशियोलॉजी में वो है रिन्यूड अटेंशन टू ग्लोबल हिस्ट्री सोशियोलॉजी।
आज जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो रिन्यू होके ग्लोबल हिस्ट्री सोशियोलॉजी बन गई, जिसमें कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो भी इसमें ऐड हुए एंड एंगेजमेंट विद क्रिटिकल एंड पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेस, यानी कि इसमें जो क्रिटिकल आइडियाज थे या पोस्ट मॉडर्न जो अप्रोचेस थी या क्वेश्चनिंग लीनियर प्रोग्रेस नैरेटिव्स थे, वो सारी चीज़ों को एंगेज किया गया। और डायलॉग बिटवीन क्वांटिटेटिव बिग डाटा हिस्ट्री, क्लियोमेट्रिक्स, हिस्टोरिकल डेमोग्राफी, अब इसमें नए कंसेप्ट आए, डायलॉग हुए, नई चीज़ें क्वांटिटेटिव ढंग से आई, जिसमें क्लियोमेट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें हम वो टेक्निक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री को। तो यानी कि इकोनॉमिक हिस्ट्री भी आई, पॉपुलेशन हिस्ट्री भी आई और क्वालिटेटिव इंटरैक्टिव ट्रेडिशंस को भी ऐड किया गया। तो ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जो है हमने सोशियोलॉजी को स्टडी किया। अब मेन चेंजेस ओवर टाइम जो आई वो थी यूनिवर्सल लॉ टू कंटेक्चुअल एंड इंटरैक्टिव एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो हम यूनिवर्सल लॉ सोशियोलॉजी के अंदर अडॉप्ट करते थे, अब उसको लेके अब कंटेक्चुअल जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको भी ऐड किया। दूसरा, जो सिंक्रोनाइज एनालिसिस था, उसमें डायक्रोनिक जो है वो आइडिया भी उसमें आ गया। डायक्रोनिक मतलब जो नया आइडिया और जो पुराना, डायक्रोनिक मतलब जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो हिस्ट्री में थी, उनको भी इकट्ठा सिंक्रोनाइज कर दिया। फिर दूसरा आ गया फोकस ऑन यूरोप एंड स्टेट्स। इसके अलावा अब इसको यूरोप या जो पहले वहाँ तक ही फोकस था, यूरोपियन कंट्रीज तक ही सोशियोलॉजी को स्टडी किया जाता था, उन्हीं को मेन बेस लिया जाता था और वहीं से थ्योरीज डेवलप की जाती थी। लेकिन अब इसको ग्लोबल लेवल पे लाया, जो कॉलोनियल एरिया है उन तक लिया और एवरीडे हिस्ट्री और डेली जो हिस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। फ्रॉम नैरेटिव डिस्क्रिप्शन, पहले एक नैरेटिव डिस्क्रिप्शन होता था, अब सिस्टमैटिक कंपैरेटिव हिस्टोरिकल मेथड्स इसमें यूज हुआ। दूसरा था फ्रॉम आर्चीव, पहले क्या था कि जो हमारे अभिलेख थे, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड थे, उन्हीं के बेसिस पे सोशियोलॉजी को डिस्कस किया जाता था। लेकिन अब मिक्स मेथड यूज़ किया, जिसमें हमें डिजिटल मेथड को, स्टैटिस्टिकल टूल को, दूसरा एथनोग्राफिक या हिस्टोरिकल, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा ऐड किया गया। अब इन द एंड हम इसमें बताते हैं कि जो हिस्टोरिकल मेथड था सोशियोलॉजी में, बिगिन विद क्लासिकल थिंकर्स। तो सबसे पहले क्लासिकल थिंकर से हिस्टोरिकल मेथड शुरू हुआ, जिसमें मार्क्स थे, वेबर थे, डर्किम थे, लेकिन हु प्लेस हिस्ट्री एट द सेंटर, लेकिन जिन्होंने हिस्ट्री को मेन सेंटर पे रखा सोशल एनालिसिस के लिए। लेकिन दे डिक्लाइन ड्यूरिंग द मिड सेंचुरी, लेकिन मिड 20th सेंचुरी में इनका डिक्लाइन हो गया और डोमिनेंस हो गया पॉजिटिविस्ट का और क्वांटिटेटिव सोशियोलॉजी का, यानी कि डाटा बेस्ड या इंपिरिकल बेस्ड या इनके बेसिस पे जो है डोमिनेंस बढ़ गया सोशियोलॉजी का। बट वर रिवाइव्ड इन 1960s एंड 80s, फिर वो रिवाइव हुआ 1960s और 80s के बाद जो है कंपैरेटिव हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी आई, जिसमें आज हम जो कंटिन्यू टू इवॉल्व इंटीग्रेटिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जिसमें हम ओल्ड हिस्ट्री जिसको कहते हैं हम, उसको भी ऐड किया, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव हैं उनको भी ऐड किया, जो कल्चरल अप्रोचेस हैं उनको भी ऐड किया और डिजिटल मेथड्स को भी ऐड किया, यानी कि एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हमने हिस्टोरिकल मेथड को यूज किया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इन सोशियोलॉजी। अब एक टेबल की फॉर्म में हम समझेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है सोशियोलॉजी में। तो सबसे पहले इसके एस्पेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसकी नेचर कैसी होती है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो एक्सप्लोर द मीनिंग, एक्सपीरियंस एंड सोशल फिनोमिना, यानी कि ये सोशल फिनोमिना को क्या करती है, डिस्कस करती है, उसके एक्सपीरियंस को बताती है, ये सारी चीज़ें उन चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो मेजरमेंट के आधार पे है या क्वांटिफाइंग सोशल फिनोमिना, न्यूमेरिकली डाटा कलेक्ट करके जो डाटा, जो इन्फ्रेंसेस निकलते हैं, जो डाटा, जो रिजल्ट्स निकलते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। दूसरा, अप्रोचेस क्या होती हैं इनकी। जो क्वालिटेटिव की अप्रोच है सब्जेक्टिव, इंटरैक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, यानी कि ये डिटेल फॉर्म में होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगी, सब्जेक्टिव फॉर्म में होगी। जबकि क्वांटिटेटिव वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगी और स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल किए होंगे, यानी कि उसमें एक्सप्लेनेशन जो होगी वो डाटा कलेक्शन के अकॉर्डिंग होगी और फैक्ट्स और फिगर्स पे ही बात होती है। लेकिन दूसरा डाटा टाइप में क्वालिटेटिव जो है, इसमें
कोई भी न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता, ना वर्ड्स, टेक्स्ट और इमेजेस में ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं या ऑब्जर्वेशन में। जबकि क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल डाटा के बेस पे ही सारी रिसर्च होती है, जिसमें सर्वे, स्टैटिस्टिकल, परसेंटेज ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। दूसरा, मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं क्वालिटेटिव में? इसमें इंटरव्यू मेथड हो गया, फोकस ग्रुप को बात करके उनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, या एथनोग्राफी हो गया, या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, या फिर हम ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करने के लिए उन पार्टिसिपेंट को कंसीडर करते हैं या केस स्टडीज करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव में हम सर्वे करते हैं, लेकिन क्वेश्चनेयर और एक्सपेरिमेंट बेस होता है। तो इसमें हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर जो है एक स्टैटिस्टिकल टूल की मदद से हम रिसर्च करते हैं। अब दूसरा आता है इसमें गोल क्या है इसके? तो टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ पीपल थिंक। तो इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि लोग किस तरह से, क्यों और कैसे सोचते हैं, और उनका फीलिंग क्या है, वो बिहेव कैसे करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव में हम क्या कहते हैं, व्हाट, हाउ मच एंड टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि ये क्वांटिफाई तरीके से जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। यानी कि ये रिसर्च जो है ये डिटरमाइन करती है क्वांटिफिकेशन पे, डाटा कलेक्शन के आधार पे। दूसरा, जो सैंपल साइज है क्वालिटेटिव का, रिसर्च का, तो यूजुअली स्मॉल एंड पर्पस सैंपल, तो यानी कि जिस एरिया में रिसर्च करनी है वो स्मॉल एरियाज होता है या उसी एरिया की ही रिसर्च होती है। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, यूजुअली लार्ज एरिया लिया जाता है और उसमें लार्ज एरिया में रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को भी लेके हम रिसर्च करते हैं। दूसरा, एनालिसिस में आएगा कि एनालिसिस का एस्पेक्ट्स क्या है क्वालिटेटिव में। तो क्वालिटेटिव में क्या करते हैं कि थीमेटिक, नैरेटिव और कंटेंट एनालिसिस होता है, यानी कि थीम बेस्ड होती है और कंटेंट को ही एनालाइज किया जाता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, स्टैटिक्स को या मैथमेटिकल या कंप्यूटेशन एनालिसिस किया जाता है, यानी कि उसमें डाटा कलेक्ट होता है और उसी को एक्सप्लेन किया जाता है। और आउटकम क्या रहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के? कहते हैं ये रिच और इन डेप्थ इंसाइट एंड थ्योरीज। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी थ्योरीज होंगी या इंसाइट बड़ी डेप्थ होती है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होगा, इसमें एक जनरलाइजेशन फाइंडिंग्स या पैटर्न्स निकलते हैं। तो दूसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी में, कहते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है एंड कैन बी अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रिसर्च के अकॉर्डिंग ये अडेप्ट हो जाती है। जबकि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो हैं या क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, फॉलो ए फिक्स्ड डिज़ाइन, उसका एक फिक्स्ड डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन से बाहर वो बात नहीं जाती। दूसरा आता है रिसर्चर, इसमें रिसर्च का क्या रोल होता है, जो रिसर्चर होते हैं, तो जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इज़ अ पार्ट ऑफ रिसर्चर प्रोसेस एंड इंटरप्रिटेशन मैटर। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, इसके प्रोसेस में या इसकी इंटरप्रिटेशन जो है, एक्सप्लेनेशन जो है वो करते हैं। जबकि इसमें जो रिसर्चर हैं वो डिटैच होते हैं इस पार्ट से, क्योंकि सीक न्यूट्रल, वो न्यूट्रल रहते हैं, वो सिर्फ डाटा कलेक्शन करके देते हैं, आगे इंटरप्रिटेशन जो है वो दूसरा व्यक्ति करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इन सोशियोलॉजी। तो किस तरह कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, तो हमने उसमें सारे बता दिए कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की नेचर किस तरह की होती है, अप्रोच किस तरह की होती है, डाटा टाइप किस तरह का होता है, मेथड यूज़ किस तरह से होते हैं, इनके गोल्स क्या हैं, इनका सैंपल साइज़ क्या होता है और इनको कैसे एनालाइज किया जाता है, इनके आउटकम्स क्या होते हैं, इनका फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है और इसका जो रिसर्चर हैं उनके क्या रोल्स हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में किया सोशियोलॉजी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस डर्किम्स प्रिस्क्रिप्शंस फॉर सोशियोलॉजिकल रिसर्च। और डर्किम का क्या व्यू पॉइंट है सोशियोलॉजिकल रिसर्च में? तो ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको अगले पार्ट में जो है अगले वीडियो में आपको दिखेंगे। तो इमाइल डर्किम कहता है कि वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ द सोशियोलॉजी। इमाइल डर्किम जो है ये मेन सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये फाउंडिंग फिगर है, क्योंकि वॉज डीपली कंसर्न विद गिविंग सोशियोलॉजी ए साइंटिफिक फाउंडेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम फिलोसफी एंड कॉमन सेंस। यानी कि ये एक ऐसे सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक फाउंडेशन दिया, जो कि पहले फिलॉसफी या कॉमन सेंस के आधार पे जिसको सोशियोलॉजी को
समझा जाता था। एंड हिज प्रिस्क्रिप्शन फॉर सोशोलॉजिकल रिसर्च आर आउटलाइन मोस्ट साइंटिफिकली इन हिज बुक। और इन्होंने जो सोशोलॉजिकल रिसर्च है इसको सिस्टमेटिक ढंग से प्रिस्क्राइब्ड किया है अपने ही बुक में, अपने ही रिसर्च में, जिसका नाम है द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। तो इन्होंने 1895 में इन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरह से सोशोलॉजिकल रिसर्च होती है। एंड बिलो इज द स्ट्रक्चर डिस्कशन ऑफ हिज मेन आइडिया। अब इनका क्या मेन आइडिया था? सबसे पहले था सोशोलॉजी एज ए साइंस। डर्किम जो है वो कहते थे, जोर दे के कहते थे कि दैट सोशोलॉजी मस्ट बी ट्रीटेड लाइक ए नेचुरल साइंस, कि जिस तरह से बाकी नेचुरल साइंसेज हैं वैसा ही सोशोलॉजी भी एक नेचुरल साइंस है, जिस जो पूरा ऑब्जेक्टिव, एम्पिरिकल और सिस्टमैटिक ढंग से चलती है। यानी कि जो सोशियोलॉजी है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है, एक एम्पिरिकल स्टडी है और एक ऑब्जेक्टिव स्टडी है, जिस तरह से नेचुरल साइंस होती है। दूसरा इसका पॉइंट था कि ही अपोज स्पेकुलेटिव फिलॉसफी। स्पेकुलेटिव फिलॉसफी का मतलब क्या है? स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हम काल्पनिक तौर पे बताते हैं। तो ये कहता है कि सोशियोलॉजी कोई काल्पनिक फिलॉसफी नहीं है, इसका शास्त्र नहीं है, बल्कि आर्ग्यू दैट सोशल फिनोमेना मस्ट बी स्टडीड थ्रू ऑब्जर्वेशन। यानी कि सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए हमें वहाँ से ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं, कंपैरिजन करते पड़ते हैं और एनालिसिस करना पड़ता है। यानी कि टोटली साइंटिफिक बेस्ड है। तो इस तरह से सोशियोलॉजी को डर्किम कहता है ये एक साइंस है। तो दूसरा व्यू पॉइंट क्या है इसका? सोशल फैक्ट्स एज ए सब्जेक्ट मैटर। यानी कि डर्किम कहता है कि जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वही सोशियोलॉजी का मेन सब्जेक्ट मैटर होते हैं। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का अकॉर्डिंग टू डर्किम इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। तो सोशल फैक्ट्स में वो कहता है ही डिफाइन द सोशल फैक्ट एज ए वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग दैट। कहता है जो सोशल फैक्ट्स होते हैं उसी के वे में वो एक्ट करते हैं, उसी के वे में वो थिंकिंग होती है, उसी वे में फीलिंग होती है। जैसे वो कहता है कि एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल। यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है उसी के आधार पे हम उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं बनाते सोशियोलॉजी का, बल्कि एक्सटर्नल टू कॉन्शियसनेस। यानी कि कॉन्शियसनेस के आधार पे हम क्या करते हैं, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर या सोशल फैक्ट्स बनाते हैं। जैसे exert coercion power over the individual, shape behavior through norms, laws and customs। तो जो पहले laws या norms या customs बने थे उस बेसिस पे जो है सोशोलॉजी नहीं चलती, बल्कि सोशल फैक्ट्स पे। यानी कि इसमें ज़बरदस्ती हम नॉर्म्स को या लॉज को या कस्टम्स को ऐड नहीं करते हैं, बल्कि लीगल कोड्स के द्वारा, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं कि लीगल कोड या जो रिलीजियस बिलीफ हैं या जो लैंग्वेजेस हैं या रेट ऑफ सुसाइड्स या इकोनॉमिक जो प्रैक्टिसेस हैं, इसमें हम फैक्ट्स के द्वारा ही रिजल्ट्स पे आते हैं, तो तभी हम इसका सब्जेक्ट मैटर बनता है सोशियोलॉजी का। तो जो डर्किम है इसका मेन जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ये है कि सोशियोलॉजी मस्ट ट्रीट सोशल फैक्ट्स एज ए थिंग्स। कोई भी चीज़ अगर सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में आती है तो वो सोशल फैक्ट्स होगी। मीनिंग दैट दे शुड बी स्टडीड एम्पिरिकली। वो चीज़ें एम्पिरिकली स्टडी की होनी चाहिए, यानी कि वो प्रत्यक्ष जो है स्टडी होनी चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव डाटा होना चाहिए, नॉट इंटरप्रेटेड सब्जेक्टिवली। ना कि वो इस तरह से ही अपनी मर्जी से ही उसको इंटरप्रेट किया हो। दूसरा आता है अवॉइडेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड प्री कंसेप्शंस। तो डकिम्स कहता है कि जो सब्जेक्टिविटी है या प्री कंसेप्शन है, यानी कि जो चीज़ें हम पहले ही अपने दिमाग में फ्रेम करते हैं, ऐसी चीज़ें सोशियोलॉजी में ऐड नहीं होती। तो डर्किम वॉर्न अगेंस्ट द बिगिनिंग विद प्री कंसीव्ड आइडियाज एंड मॉरल जजमेंट। तो पहले क्या होता था सोशियोलॉजी के अंदर, मॉरल जजमेंट के बेसिस पे या प्री कंसीव्ड जो आइडियाज थे उसको कंसिडर किया जाता था। लेकिन डर्किम जो है इसको वार्न करता है कि ये चीज़ें सोशियोलॉजी का पार्ट नहीं है। तो जो रिसर्चर शुड अडॉप्ट ए स्टांस ऑफ मेथोडोलॉजिकल ऑब्जेक्टिविटी। यानी कि जो रिसर्चर है, सोशल जो साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर हैं, वो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं एनालाइज सोसाइटी विदाउट इम्पोजिंग पर्सनल वैल्यूज। तो वो किसी तरह की कोई वैल्यू या नॉर्म्स के आधार पे नहीं करते, बल्कि वो एनालाइज करते हैं सोसाइटी को और उसी के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे ही सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आस्किंग वेदर रिलीजन इज गुड और बैड, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं कि हम पहले नहीं बता सकते कि ये धर्म अच्छा है या बुरा है, ये रिलीजन किस तरह का है। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा? शुड इन्वेस्टिगेट, वो पहले इन्वेस्टिगेट करेगा इट्स फंक्शन इन मेंटेनिंग सोशल कोहेजन।
तो वो पहले क्या करेगा कि सोशल कोहेज़न को देखेगा और उसके फंक्शंस के आधार पे डिसीज़न लेगा कि रिलिजन ये बैड है या गुड है। तो पहले वो इन्वेस्टिगेट करेगा, ना कि एक व्यू पॉइंट बनाएगा। फोर्थ जो व्यू पॉइंट है डर्किम का, वो है कैज़ुअलिटी एंड फंक्शनलिज्म। तो डकिम प्रिस्क्राइब करता है कि जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च है वो कैसी होनी चाहिए, शुड बी आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ सोशल फैक्ट्स बाय एग्जामिन प्रिसीडिंग सोशल कंडीशंस, कि इससे पहले कि वो पहले ही कोई एग्जामिन कर लेगा सोशल कंडीशन को, उससे पहले उसको एक सोशल फैक्ट्स जो है उस पे जाना पड़ेगा। एंड आइडेंटिफाइंग फंक्शन इट परफॉर्म इट मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो कोई भी जो सोशल ऑर्डर बना है तो सबसे पहले उसके फंक्शंस को स्टडी करेगा, फंक्शंस को स्टडी करने के बाद ही उसको वो सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में ऐड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन सुसाइड 1897 ही स्टडीड द वे, उसने एक बुक थी जिसमें टाइटल था सुसाइड, तो वेरिएशन सुसाइड रेट्स अक्रॉस द सोशल ग्रुप्स लिंकिंग विद देम टू लेवल ऑफ द सोशल इंटीग्रेशन रेगुलेशंस। तो यानी कि उन्होंने एक रिसर्च की और रिसर्च में पाया कि जो भी सुसाइड्स रेट्स हो रहे हैं तो उसका मेन लिंक किससे है, सोशल इंटीग्रेशन से है, कि जहाँ सोशल रेगुलेशन से है, कि समाज किस तरह की पाबंदियां लगा रहा है या समाज किस तरह से अपने आप को जोड़ रहा है, उसके आधार पे ही उन्होंने बताया कि सुसाइड्स के रेट जो है सोसाइटीज़ में होते हैं। अगर समाज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो समाज जो है उसमें सुसाइड्स ज़्यादा होंगे। अगर समाज इंटीग्रेट है, अच्छा है, जुड़ा हुआ है, सोशल कोहेज़न अच्छा है, तब वहाँ पे सुसाइड रेट्स जो हैं वो कम होंगे। तो डर्कीम का ये व्यू पॉइंट है कैज़ुअलिटी और फंक्शनलिज़्म के बेस। फिर आता है कंपैरेटिव मेथड। तो डर्किम कहता है एम्फसाइज द यूज ऑफ कंपैरेटिव मेथड टू एस्टैब्लिश जनरल लॉज ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी का एक जनरल लॉज बनाने के लिए पहले हमें उसका एक कंपैरिजन बनाना पड़ता है कि सोसाइटी जो है वो किस तरह से वर्क करेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग सोसाइटीज़, कि उनके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे फैमिलीज़ हैं, चाहे क्लास है, कास्ट है, रिलीजन है, तो इन सभी का आपस में क्या रिलेशंस होंगे। तो रिसर्चर आइडेंटिफाई द पैटर्न, तो सबसे पहले वो उनके पैटर्न को, उनके काजेज़ को और उनके फंक्शंस को जो है वो स्टडी करेगा, फिर ही जो है वो एक कंपैरेटिव मेथड को, टेक्निक्स को ऐड करेगा। फिर आता है नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। तो डर्किम का दूसरा व्यू पॉइंट था, सिक्स्थ जो व्यू पॉइंट है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड सोशल फैक्ट्स, कि जो नॉर्मल व्यू पॉइंट है और जो सोशल फैक्ट्स हैं तो उन दोनों को कंसीडर करेंगे कि कॉमन और नेसेसरी फॉर सोशल लाइफ। दूसरा आता है पैथोलॉजिकल वंस, कहते हैं जिसमें दोज दैट डिसरप्ट सोशल हार्मोनीज, कि हम पहले ही ये नहीं बात करेंगे कि किससे सोशल हार्मोनी डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसमें सोशल फैक्ट्स को इकट्ठा करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्राइम इज़ नॉर्मल, क्राइम किसी एरिया में नॉर्मल है इन द सेंस दैट इट एग्जिस्ट इन द ऑल सोसाइटीज़। तो क्राइम जो है ये सारी सोसाइटीज़ में एंड प्ले रोल डिफाइनिंग मॉरल बाउंड्रीज इवन इफ इट इज़ अनडिज़ायरेबल। तो हमें उन मॉरल बाउंड्रीज को जो है देखना होगा कि किस तरह की मॉरल जो बाउंड्रीज हैं जिसकी बेसिस पे जो क्राइम हो रहा है। तो यानी कि ये नॉर्मल और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स है जिस पे हमारा सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बनता है। फिर नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो जो कंसेप्ट है जैसे रिलीजन का कंसेप्ट है, मोरालिटी है, लॉ है, शुड बी स्टडीड एज ए कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। यानी कि किसी भी रिलीजन को स्टडी करना हो तो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल साइकोलॉजी को नहीं स्टडी करना, बल्कि उसको ऑन द होल जो पूरा जो रिलीजन का सिस्टम है, यानी कि उसको कलेक्टिवली जो है हमें रिप्रेजेंट करना है। तो तभी एक सोशियोलॉजिकल जो सब्जेक्ट मैटर है वो बनेगा। तो दिस प्रिस्क्रिप्शन सेपरेट्स द सोशियोलॉजी फ्रॉम द साइकोलॉजी, यानी कि हम सोशियोलॉजी को सेपरेट करेंगे साइकोलॉजी के साथ, क्योंकि उसमें क्या करेंगे, एम्फसाइज द ऑटोनॉमी ऑफ द सोशल लेवल ऑफ द रियलिटी। जो सोशल लेवल जो रियलिटी के पहले जो बने हैं, जो पहले नॉर्म्स या जो पहले मिथ्स बने हैं, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं जब हम कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ना कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी को देखेंगे करेंगे। अगर समरी में देखा जाए तो डर्किम मेन क्या बात बता रहा है सोशियोलॉजिकल रिसर्च को लेके, तो डर्किम प्रिस्क्रिप्शन फॉर सोशियोलॉजिकल रिसर्च कैन बी समड अप एज स्टडी सोशल फैक्ट्स। वो डर्किम कहता है कि जो भी सोशल जो रिसर्च होती है
वो सोशल फैक्ट्स के आधार पे होगी, जैसे ऑब्जेक्टिव है या एक्सटर्नल रियलिटीज़ के बेसिस पे होगी। दूसरा वो कहता है कि मेंटेन द वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड अवॉइड द सब्जेक्टिव जजमेंट। तो वो कहता है जो वैल्यूज़ या नॉर्म्स हैं, तो उसमें हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा और अवॉइड द सब्जेक्टिव जजमेंट। तो हम सब्जेक्टिव जजमेंट जो है पहले ही जो प्री ऑक्यूपेशनल जो डिसीजन है वो ना बनाएं, बल्कि सीक बोथ काज एंड फंक्शंस, बल्कि हमें काज और फंक्शंस देखना चाहिए सोशल फिनोमिना का। तो वो कहता है यूज़ द कंपैरेटिव मेथड। हमें कंपैरेटिव मेथड को यूज़ करना चाहिए ताकि जो सोशियोलॉजिकल लॉज हैं उनको इस्टेब्लिश किया जा सके। दूसरा वो कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्म एंड पैथोलॉजिकल स्टेट्स। वो कहता है नॉर्मल और पैथोलॉजिकल सोशल जो स्टेट्स हैं उनको जो है उनमें डिफरेंस को कंसीडर किया जाए। और लास्ट में कहता है कि हिज अप्रोच लेड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न सोशोलॉजी। जो डर्किम का व्यू पॉइंट है वो मॉडर्न सोशोलॉजी की एक मेन फाउंडेशन है, यानी कि वो रिग्रेसली डिसिप्लिन विद इट्स ओन मेथोडोलॉजी, यानी कि उसकी अपनी एक मेथोडोलॉजी, अपनी सेपरेट जो एक फिलॉसफी या एक साइकोलॉजी या हिस्ट्री है जिसके बेसिस पे जो है उन्होंने बताया कि इस तरह से सोशल रिसर्च होनी चाहिए। तो this is all about this video. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel, that is Igno Valesar, for more valuable courses and updates regarding Igno. Thank you. Best of luck. Have a nice day.